हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग सीखेंगे और ये भी जानेंगे कि रियल लाइफ के अंदर किसी भी बिजनेस हो, प्रोफेशन हो या किसी भी सेक्टर हो, उसके अंदर अकाउंटिंग ये जो स्टैंडर्ड होता है, कौन कौन सा स्टैंडर्ड जो है कौन कौन सा सेक्टर के अंदर आता है। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। First of all, accounting standard issued by the Institute of the Chartered Account of India. इनके द्वारा बनाए गए ये एक गाइडलाइन होता है जिसके थ्रू हम लोग ये जानते हैं कि कौन कौन सा सेक्टर के अंदर कौन कौन का पोजीशंस के अंदर कौन कौन सा अकाउंटिंग होना चाहिए। ये एक नॉर्म्स है, ये एक रेगुलेशंस है जो एक्ट के हिसाब से ये हमारे सामने आता है, इसको ही फॉलो करना है। अगर वन वर्ड के अंदर हम लोग समझे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा चीज है जो आपको फॉलो करना ही होता है अकाउंट्स के अंदर। अगर किसी भी अकाउंट्स इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है तो उसको अकाउंट नहीं माना जाता है। ठीक है, मतलब ये जो एथिक्स है, ये जो नॉर्म्स है, ये रेगुलेशंस के अंदर आता है और आपको ही ना इसको फॉलो करना होता है किसी भी सेक्टर के अंदर। चलिए एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी इसको हम लोग एएस बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज। इसका मतलब ये होता है कि आप अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज कर रहे हो, मतलब उसको खुलासा कर रहे हो, आप रख रहे हो कि एग्जैक्ट में इसमें क्या क्या चीजें हैं, आप उस पर प्रकाश डाल रहे हो। नंबर 2, वैल्यूएशंस ऑफ इन्वेंटरीज। वैल्यूएशंस ऑफ इन्वेंटरीज का मतलब ये होता है, सपोज आपके पास एक ऑफिस है, ऑफिस के पास नाना प्रकार का सामान होता है, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, बेंच हो गया, आपके पास कंप्यूटर का कुछ सामान जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, हार्डवेयर पार्टिकल्स हो गया, कुछ पिन्स हो गया, बकेट हो गया, कवर फाइल, अलमीरा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कैलकुलेटर, कवर फाइल, ये सारी चीजें आपके पास है। तो आपको ना इसको एक सेगमेंट के अंदर रखना होगा, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर आपको इन्वेंटरीज का जो इंडेक्स है उसको बनाना पड़ेगा, उसका वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर यह होता है। नंबर 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट एंटरप्राइज के अंदर आपको प्रोडक्शन करना होता है और आपको उसको बेचना भी है। जब आप प्रोडक्शन करोगे तो परचेस तो जरूर करोगे, तो परचेस करने के लिए कैश क्या है, कैश बाहर की तरफ जाएगा, कुछ सामान खरीद दोगे तो आप एक्सचेंज पे पैसा दे दोगे, तो ये हो गया कैश आउटफ्लो। इनफ्लो, इनफ्लो कहां पे होता है, इनफ्लो इनफ्लो होता है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट रेडी है और उसको आप मार्केट में बेचोगे तो बेचने के बाद पैसा आपके पास आएगा, तो ये हो गया कैश इनफ्लो। मोटा मोटा हम लोग इसको ऐसे ही समझेंगे। S4 जैसे कॉन्टिजेंसी इवेंट्स एंड ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट के अंदर कुछ ऐसा इवेंट्स भी हो सकता है जो कॉन्टिजेंसी होगा, संभावित। अभी हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है, लेकिन उस समय कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट्स होता है जो हमें कुछ चेंजेस करना पड़ता है, नया कुछ इंप्लीमेंट करना पड़ता है, नया कुछ थॉट्स, आइडिया, प्रोसीजर, इसको हम लोगों को फॉलो करना है। तो उसका भी हम लोग एएस 4 के अंदर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर 5, नेट प्रॉफिट एंड लॉस चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर नेट प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो ये चेंज होता है। ये आपके पास एकदम कांस्टेंट नहीं रहेगा। आज अगर 4 लाख का प्रॉफिट होता है तो हो सकता है कि ये घट के 3.5 लाख हो, और वही 3.5 लाख आगे जाके 6 लाख हो सकता है। तो ये जो वॉलेटाइल सिस्टम्स होता है, वॉलेटाइल का मतलब ये है कि कभी भी ऊपर कभी भी नीचे, ठीक है, ये स्ट्रेट नहीं होता है, ये ऊपर नीचे होते ही रहता है। तो ये जो उठक पिटक होता है ना, तो नेट प्रॉफिट और लॉस के अंदर तो ये चेंजेस अकाउंटिंग पॉलिसीज का एएस 5 के अंदर ये रिटन डाउन करी जाती है। नेक्स्ट सी 6, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डेप्रिसिएशन। स्टूडेंट, डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है, सपोज आज के दिन में आप एक गाड़ी को खरीदे हो 2 लाख रुपए में, अगर 1 साल के बाद इसका जो वैल्यूएशन मैं करने जाऊं तो उसका वैल्यूएशन शायद से 2 लाख रुपए तो नहीं रहेगा। क्यों? ये 1 साल से आप इसको यूज किए हो और इसके अंदर जो पार्टिकल्स होता है ना, इसका भी भरपूर इरोएशन हुआ है, यानी इसका वैल्यूएशन घट गया है। इरोएशन का मतलब उसमें उसमें कुछ यूज होने के साथ साथ उसमें नयापन जो है वो घट जाना, तो उस हिसाब से उसका वैल्यूएशन भी तो घटता है, तो इसको बोला जाता है डिप्रिसिएशन वैल्यू। यानी
जब आपके पास एक सामान था, उसका यूज होने के बाद उसमें इरोएशन आना और उसका वैल्यू घट जाना, इसको डेप्रिसिएशन अकाउंट बोला जाता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एएस 6 के अंदर कंप्यूट करते हैं। एएस 7 अकाउंटिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सपोज आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि आप एक रास्ता बनाओ, रास्ता मतलब आपको 200 किलोमीटर रोड बनाने का एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो आप प्रॉमिस करी हो कि ये 200 किलोमीटर बनाने में हमें 6 महीने लग जाएगा। तो आप 6 महीने के अंदर जो आपके पास जो इन्वेंटरीज होगा, आपके पास जो लिक्विड कैश होगा, कैश इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, बैलेंस शीट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, एवरीथिंग आपको एक रिपोर्ट के अंदर दिखाना पड़ेगा जो फाइनेंस के अकॉर्डिंग होगा। तो रिगार्डिंग दिस रिपोर्ट ये जो होगा ना, तो इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 7 नंबर अकाउंट के स्टैंडर्ड के अंदर सेगमेंटाइज करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 अकाउंटिंग फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किसी भी एंटरप्राइज को आगे ले जाने के लिए आपको सही से रिसर्च और डेवलपमेंट करना पड़ेगा। आपका प्रोडक्ट अगर सही पुराना रहा तो उसमें आपको नयापन लाना पड़ेगा टेक्नोलॉजीज में भी। तो फिर जाके आप नया कुछ मॉडर्न टेक्निक्स के साथ साथ नया प्रोडक्ट भी आप प्रोड्यूस कर पाओगे। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। रेवेन्यू सपोज आप 1 लाख रुपए अपना बिजनेस में इन्वेस्ट करी हो और उस सामान को बेचने के बाद 1,20,000 आपके पास आया, तो ये जो 1 लाख इन्वेस्ट होना और 1,20,000 रिटर्न होना आपके पास आना बिक्री के बाद, तो ये हो जाता है रेवेन्यू। इसको आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए, आपको पहचान देने के लिए एएस 9 पे आता है। तो एएस 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर हम लोग फिक्स्ड एसेट्स का डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे फिक्स्ड एसेट्स हो गया आपका लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग्स, आपके पास हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स एंड मशीनरीज, कार, मोटर कार, आप प्रीशियस मटेरियल भी खरीदे हो, तो ये सारे के सामान आप फिजिकली एक टूल्स हो, एक सामान हो, कुछ चीजें के अंदर आप खरीदे हो, तो इसको हम लोग फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के अंदर इफेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। सपोज आपके पास एक 100 रुपए है और आप बिजनेस करते हो एक्सपोर्ट का विद पाकिस्तान में उसका वैल्यूएशन, उस 100 रुपए का वैल्यूएशन 333 रुपीज आज के डेट में अप्रोक्सीमेटली। सो ये जो एक्सचेंज आप जब करोगे 100 रुपए को 333 रुपीज में, तो ये इसमें कुछ इफेक्ट्स तो आएगा। तो ये जो अकाउंटिंग सिस्टम्स के अंदर होगा वो 11 होगा। नंबर 12 एसोसिएट फॉर द गवर्नमेंट ग्रांट्स। किसी भी काम को, एंटरप्राइज को एस्टैब्लिश करने के लिए और आगे ले जाने के लिए गवर्नमेंट का परमिशन लेना बहुत ज्यादा उचित है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट फाइनली डिसाइड करता है कि इसका ये जो काम है होगा, ये एथिकली होगा कि नहीं, ये हर किसी को फायदा देगा कि नहीं, किसी को हार्मफुल कोई इफेक्ट तो होगा तो नहीं। तो ये सारी चीजें जो है ये अकाउंटिंग फॉर द गवर्नमेंट ग्रांट्स के अंदर 12 के अंदर आता है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अंदर देखते हैं अकाउंटिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट। आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करियो, जैसे फॉर एग्जांपल कोलगेट में करियो, हिंदुस्तान यूनिलीवर में करी हो या टाटा स्टील में की हो, तो ये इन्वेस्टमेंट करने का जो एक अकाउंटिंग होता है ना, वो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट होता है जो 13 के अंदर होता है। नेक्स्ट चलिए नंबर 14 अकाउंटिंग फॉर द एमलगमेशंस। व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द एमलगमेशंस? टू कंपनी मतलब दो कंपनी अगर आपस में एक साथ जुड़ के एक बिजनेस को कंटिन्यू करता है तो उसको एमलगमेशंस बोला जाता है। एमलगमेशंस मतलब मर्ज होना। फॉर एग्जाम्पल दो कंपनी थे, एक कंपनी एल&टी टेक्नोलॉजी के अंदर काम करते थे और एक कंपनी जो था वो माइंडट्री था, वो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज के अंदर ही काम कर रहे थे, लेकिन दोनों मिलके ये हो गया एलटीआई माइंडट्री। ठीक है, एलटीआई माइंडट्री। तो दोनों का काम ही सेम रहेगा, लेकिन दोनों कंपनी आपस में जुड़ गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मर्जर होना। तो इसको ही हम लोग एमलगमेशंस अकाउंटिंग के अंदर लाते हैं। नंबर 15 रिटायरमेंट बेनिफिट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज। स्टूडेंट्स, किसी क्षेत्र में आप अगर नौकरी करते हो, सर्विस देते हो, तो उस समय आपका रिटायरमेंट तो होना है। उस समय आपको कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा? क्या आपको पेंशन स्कीम मिलेगा? क्या आपको ग्रेच्युटी मिलेगा? क्या आपको कुछ ऐसा कुछ ई शॉप है उसको आपको मिलेगा? सारे जो चीजें हैं मेडिकल से रिलेटेड
हर एक चीज से, राशन से रिलेटेड, आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज से रिलेटेड हर एक चीज का जो यहाँ पे जिक्र होगा वो एक अकाउंट स्टैंडर्ड 15 के अंदर होगा। नंबर 16, बोरोइंग कॉस्ट। आप किसी से अगर बोरो करते हो, आपका एंटरप्राइज का बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए आपको बोरो करना होता है, आपको लोन लेना होता है, ठीक है, तो उस हिसाब से बोरोइंग कॉस्ट यहाँ पे होता है। 17, सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है एक आपकी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर नाना प्रकार का सेगमेंट्स होता है, जैसे प्रोडक्शन सेगमेंट्स हो गया, एक हो गया पावर सेगमेंट्स हो गया, एक हो गया पैकेजिंग सेगमेंट्स हो गया, एक मार्केटिंग सेगमेंट्स हो गया, एक अकाउंटिंग सेगमेंट्स हो गया, एक रेवेन्यू सेगमेंट्स। तो ये सारे मोटा मोटा जो हमारे पास मोटा मोटी एक सेगमेंट्स होता है, इस सेगमेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग अकाउंट करते हैं, ठीक है। तो ये सेगमेंट राइटिंग जो है रिपोर्टिंग के अंदर ये 17 में आता है। नेक्स्ट 18, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। अगर हम लोग कुछ पार्टीज के साथ कुछ एक बिजनेस करें तो उसका भी डिस्क्लोजर होना चाहिए। क्यों? अगला पार्टी क्या जो बिजनेस करने आया है हमारे साथ, उसमें क्या एथिक्स है, क्या नॉर्म्स है, क्या पॉजिटिविटी है, क्या लीगलिटी है, तो ये सारी चीजें जो होता है ना उसका भी जिक्र इस एएस 18 के अंदर होता है। नंबर 19, लीज अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, लीज अकाउंटिंग का मतलब ये होता है, सपोज मेरे दादाजी के पास एक पॉन्ड था, तो आज के दिन में वो पॉन्ड यूज नहीं होता है, यूज होता था पहले मछली पालने के लिए। तो आज के दिन में कोई अगला आता है, दादाजी से बोलता है कि आपका जो पॉन्ड है मैं 1 साल के लिए लीज ले रहा हूँ, लीज में मैं आपको जो मछली बेच के फायदा होगा उसका 50% शेयर करूंगा, और अभी एंट्री के लिए मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूं। तो ये जो होता है ये प्रोसेस जो होता है इसको लीज अकाउंटिंग बोला जाता है, ठीक है। एस 20, अर्निंग पर शेयर। सपोज आप कोलगेट में या टाटा स्टील में इन्वेस्ट करियो, तो इन्वेस्ट करने के बाद आपका एक शेयर का वैल्यूएशन है 2000 रुपीज, तो ये 2000 रुपीज शेयर प्राइस हुआ, ठीक है। तो कंपनी के पास एक शेयर 2000 का है जो आपने इन्वेस्ट करी। अब आप ये देखोगे कि कंपनी इस इन्वेस्टेड किए गए अमाउंट से कितना पैसा कमाता है। आप देखे हो कि ये एक शेयर से 300 रुपीज को कंपनी अर्न करता है, तो ये हो जाता है कंपनी का ईपीएस, ठीक है। तो इसको हम लोग अर्निंग पर शेयर बोलते हैं। तो इसका भी जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है ये 20 में आता है। एस 21, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल सेगमेंट्स। कंसोलिडेटेड का मतलब ये होता है कि 5 साल से इस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है। ऐसा कंपनी में हम लोग बिल्कुल निवेश नहीं करेंगे जो रातों रात ओवरनाइट कुछ फ्लक्चुएट करके सर्किट आप होके फिर जाके जो हमें दिखता है। हम लोग वही कंपनी को सेलेक्ट करेंगे जिसके पास अर्निंग्स होगा, ठीक है, जिसका आरओई ठीक होगा, जिसका रिटर्न ऑन इक्विटीज है उसमें पॉजिटिविटी आएगा। तो ये कंसोलिडेशन के अकॉर्डिंग ये सब हम लोग देखेंगे। अगर कंसोलिडेट अच्छा इंडिकेशंस देता है तो उस कंपनी जरूर हम लोग क्या करेंगे, उसमें निवेश करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, इसमें अकाउंटिंग फॉर द टैक्स एंड इनकम। किसी भी आप क्षेत्र में हो, आप सर्विस में हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो, आप किसी जगह में आप बिजनेस किए हो, आप एक इंडस्ट्री, कुछ भी सेगमेंट्स में आप अगर हो तो आपको ना इनकम टैक्स जरूर देना चाहिए। इसका जो अकाउंटिंग है ये 22 के अंदर आता है। अब आते हैं 23, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 के अंदर इन्वेस्टमेंट फॉर द एसोसिएट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करें, इसको देखेंगे कि एसोसिएट्स जो है उसका भी ठीक है कि नहीं। नंबर 24, डिस्काउंटिंग ऑपरेशंस। डिस्काउंटिंग का मतलब ये होता है ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग ना आपको बहुत ज्यादा कुछ सेगमेंट्स के अंदर डिस्काउंटिंग करना होता है। आपको डिफरेंट स्टेजेस मिलेगा, उस समय आपको सामान को बेचना पड़ेगा, यानी समय से पूर्व आप सामान को अगर नहीं बेचते हो तो हो सकता है ये पेरिशेबल गुड्स होने के कारण इसका डेट एक्सपायर हो जाए, तो लॉस में ही आपको थोड़ा डिस्काउंट करके आप इसको आप बेच देते हो। ये सोच करके चलिए हमारे जो कॉस्ट प्राइस है ये तो वापस आएगा, ठीक है। तो ये डिस्काउंटिंग ऑपरेशंस होता है। तो स्टूडेंट्स इसका और भी कुछ एग्जांपल्स होता है, फिलहाल हम लोग सिर्फ समझने के लिए हम लोग समझे इस पॉइंट के हेल्प से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। स्टूडेंट्स इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर 1 साल के अंदर फॉर एग्जांपल
6 महीना का एक रिपोर्ट आनी है, वो कंपनी के अंदर है। कंपनी का ऑपरेशंस, उसका सेल्स, उसका प्रोडक्शंस, उसका जो रेवेन्यू हो गया, उसका हर एक चीज जो है, उसका प्रॉफिट देखने के बाद हमें ये देखना है कि वो कंपनी कितने ज्यादा प्रॉफिट कमाया। अब उस प्रॉफिट को हम लोग बांट देंगे स्टेक होल्डर में, शेयर होल्डर में, इक्विटी होल्डर में। तो ये जो शेयर हम लोगों ने करी इस प्रॉफिट को, तो ये इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर ही होता है। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर सिर्फ डिविडेंड शेयर करना नहीं होता है, और भी कुछ कुछ चीजें होता है, और भी इंप्रूवमेंट्स है, पॉइंट्स है, उसको भी हम लोग देखते हैं। नंबर 26, इंटेंजिबल एसेट। स्टूडेंट, इंटेंजिबल एसेट का मतलब ये होता है जो एसेट हमारे पास होता है लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। हम उसको छू भी नहीं सकते, हम लोग देख भी नहीं सकते, हम लोग स्पर्श भी नहीं कर सकते, सिर्फ हम उससे अनुभव कर सकते हैं, यानी फील कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे हो गया परसेप्शन, जैसे हो गया रेपुटेशन, जैसे हो गया आपका गुडविल। तो परसेप्शन क्या होता है? एक सपोज आपके पास एक दुकान है, जलेबी और फाफड़ा का दुकान, आप खाना खिलाते हो हर रोज, 5 साल से खिलाते हो, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छा है, लोग खाना खाता है, नया दूसरे लोगों को जाके बताता है कि भैया उस दुकान का जलेबी और फाफड़ा खाओ, मस्त हो जाओ, ये सब अगर बोलता है तो वो कस्टमर आता है अट्रैक्ट होके बात सुन के, फिर जाके आपको नया कस्टमर मिलता है। ऐसे करके ओवर मतलब ईयर ऑन ईयर आपका जो बिजनेस है ये एक्सपेंशन होता है। क्यों? आपका रेपुटेशन के वजह से, मतलब आपके ऊपर आपका कस्टमर का परसेप्शन बहुत पॉजिटिव है। इससे आपका क्या होता है, लॉन्ग टर्म के अंदर, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम के अंदर आपके पास एक गुडविल बनता है। तो ये गुडविल जो होता है ये इंटेंजिबल एसेट होता है। इसको आप देख नहीं सकते हो, छू भी नहीं सकते हो, लेकिन फील कर सकते हो, जो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, फिनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ द जॉइंट वेंचर। सपोज आप और आपका फ्रेंड मिलके 1-1 लाख 2 लाख के एक बिजनेस किए हो कि 1 साल के अंदर हम लोग एक बिजनेस करेंगे और आपस में बांट लेंगे, तो ये हो जाता है जॉइंट वेंचर। इसका अकाउंटिंग होता है 27 के अंदर। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28, इंपायरमेंट ऑफ एसेट। पहले जो आपका बिजनेस था वो छोटा था, बिजनेस बढ़ने के साथ साथ प्रॉफिट भी बढ़ा। आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हुए पूरा प्रॉफिट क्या करते हो, कुछ कुछ जगह में आप एसेट बिल्डअप करते हो, जैसे प्लॉट ऑफ लैंड ले लिया, प्रीशियस मेटल ले लिया, एक कार ले लिया। तो ये सारी चीज इंपायरमेंट ऑफ एसेट्स को इंडिकेट करता है। नंबर 29, कॉन्टिंजेंट एसेट एंड लायबिलिटीज। कॉन्टिंजेंट का मतलब स्टूडेंट हम लोग संभावित कुछ एसेट भी होगा, लाइबिलिटीज भी होगा एक बिजनेस के अंदर। बिजनेस होगा तो अगर हम लोग 20 साल तक बिजनेस करेंगे तो कुछ ना कुछ एसेट्स तो बनाएंगे, अगर बिजनेस करेंगे तो लाइबिलिटीज भी होगा। ऐसा होगा कि हमें हमारा एंटरप्राइज भी किसी अगले एंटरप्राइज को पैसा पे करेगा, या एनबीएफसी को पे करेगा, बैंक को रिपे करेगा, तो ये हो जाएगा लाइबिलिटीज, और एसेट हमारे पास ही होगा। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मेजरमेंट। किसी क्षेत्र का ना मेजरमेंट होना चाहिए, वो अनलिमिटेड नहीं हो सकता। एक निर्दिष्ट जो दायरा होता है उसके अंदर ही अंदर उसको होना होता है, एक बाउंड्री उसके साइड में होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, एक लिमिटेशंस बनता है जो बहुत होना किसी भी क्षेत्र के लिए जरूरी होता है। अब ये होता है 30 में। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 31, प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग को अगर प्रेजेंट करती हो रिपोर्ट के आकार में, उसका एक सही ढंग होना चाहिए। किस ढंग से आप उसको प्रस्तुत कर रहे हो, कैसे प्रेजेंटेशन कर रहे हो, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है। जो अगला उस रिपोर्ट को पढ़ता है उसको सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ वो सारी चीजें समझना होता है, जो आप इस 31 के अंदर इसको देखते हो। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32, डिस्क्लोजर अकाउंटिंग। आपको अकाउंटिंग का ऐसा भी कुछ पॉइंट्स हो इस सारे सेगमेंट्स में जो छूट गया है, अगर छूट जाता है फिर भी वो उस पॉइंट को भी आपको नहीं छोड़ना है, आपको कंप्यूटेशंस करना है विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, उसमें भी आपको डिस्क्लोज करना है, यानी कि पूरा रोशनी डालना है, आपके पास सारे रिपोर्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पूरा अकाउंटिंग सिस्टम्स को एक सही दिशा और गाइडलाइन देता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, किसी भी पॉइंट के अंदर अगर कोई डिफिकल्टीज हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।